हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे आपके डिमांड पर, तो मैं क्लास 6 to 8 जो कि साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके सारे एमसीक्यूज और टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं वो इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। और वहीं भोजन चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा, वो चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, आप फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए या बायोलॉजी ले लीजिए, तीनों सब्जेक्ट इसी में इंक्लूड हैं। ठीक है, क्लास 6 to 8 के साइंस वाला पोर्शन मैं करा दूंगा आपका पूरा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बीपीएससी टीआरई एसएसटी एसएसटी का तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और साइंस का पोर्शन जो 6 to 8 साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लगभग मैं 2 से 3 दिन में पूरी साइंस की क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज जो कंटेंट है वो भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, आइए विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 का पहला ही टॉपिक है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, फूड फ्रॉम वेयर कम्स। तो आइए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, बकरी, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है काकरोच, चौथा है चील। तो उपयुक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है? तो इसमें यह पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा जो जानवर है वो सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा, और चौथा ऑप्शन है दूसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये मनुष्य और काकरोच जो हैं वो किसके सर्वाहारी जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खी शहद बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी शहद बनाती है। पहला है पराग से, दूसरा है पंखड़ियों से, तीसरा फूल से, चौथा है कली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, फूल से मधुमक्खी अपनी शहद बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। पहला है गाय, दूसरा है भेड़, तीसरा है घोड़ा, चौथा है बैल। तो उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है? तो इसमें से कौन सा मनुष्य का दूध का स्रोत है? ये कॉमन क्वेश्चन है, आप खुद ही सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, कौन सा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल भाई, गाय भी दूध देती है और भेड़ भी दूध देती है। ठीक, बैल दूध नहीं देता, घोड़ा भी दूध नहीं देता। अब आगे चलते हैं, चौथा है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है, खाद्य पौधों की सूची दी गई है। तो इस इसमें पूछा है कि पौधों के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो इसमें से कौन से 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं? तो आइए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? पहला है केला, दूसरा है कद्दू, तीसरा है भिंडी, चौथा है बैगन। तो आइए इसके राइट ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और चौथा पहला और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है, बिल्कुल। केला और कद्दू जो हैं इसके जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने वाले भाग्य होते हैं। ठीक है, योग्य भाग होते हैं इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, केले का वह पौधे का जो वह भाग है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, वो कौन सा है? तो आइए देख, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका मैंने पहले ही बताया, 5वें क्वेश्चन का जड़ हो जाएगा। ठीक है, चौथा राइट आंसर है। अब 6वें पे चलते हैं। पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। ठीक है, तो पहला है, आइए इसमें से विषम छांटना है हमें, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला है गाय दूध मक्खन, दूसरा है मुर्गी मांस अंडा, तीसरा है बकरी दूध मांस, चौथा है पौधा सब्जी छाछ। तो 6th का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? चौथा। ठीक है, पौधा सब्जी और छाछ ये विषम है। ठीक है, बाकी बकरी दूध भी देती है, उसके मांस भी होते हैं, मुर्गी मांस भी देती है, अंडा भी देता है, गाय दूध भी देता है, मक्खन भी बनता है, ये सब तो सम है। ठीक है, तीनों ये अलग है, पौधा सब्जी और छाछ। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, जो कि अध्याय 2 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए अध्याय 2 पे। ठीक है, तो भोजन के घटक, जो कि
दूसरे अध्याय का क्या नाम है? भोजन के घटक। ठीक है, तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। आइए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। तो भोजन के घटक में कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के मुख्य पोषक हैं। जो हमारा भोजन है उसके मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रोटीन भी होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है और वसा भी जरूरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पाया जाता है? मंड में पाया जाता है, शर्करा में, 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, मंड के रूप में भी पाया जाता है और शर्करा के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शरीर वर्धक पोषक किसे कहा जाता है? कि भाई जो शरीर में वर्धक मतलब जो वृद्धि करता है, तो इसमें से कौन कहा जाता है? इसको वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा। प्रोटीन जो है वो शरीर वर्धक पोषक कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार है। तो ऑप्शन ए है बेरी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है अरक्तता, चौथा है दृष्टिहीनता। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता रोग हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शरीर में लौह की कमी से होने वाला विकार है। शरीर में लौह की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा विकार होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, दूसरा है अरक्तता, तीसरा है रिकेट्स। इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अरक्तता। ठीक है, क्या कहते हैं? अरक्तता होता है लोहे की कमी की वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पे। निम्न में से कौन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए है चावल, दूसरा है टमाटर, तीसरा है मछली, चौथा है पपीता। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स पपीता। क्या है? पपीता विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। साथ तो माय डियर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो इसमें से प्रोटीन का कौन सा मुख्य स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है मछली, बी है पनीर, तीसरा है दाल, चौथा है मिर्च। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, मिर्च। मिर्च जो है वो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सा वसा का मुख्य स्रोत नहीं है? कौन किसमें फैट नहीं होता है? मूंगफली, दूसरा है अंडा, तीसरा है मक्खन, चौथा है गाजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का क्या हो जाएगा? चौथा। गाजर जो है वो वसा का मुख्य स्रोत नहीं है, बाकी सब वसा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी फाइबर प्रदान नहीं करता है? मतलब किसमें आहारी फाइबर नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है साबुत अनाज, दूसरा है साबुत दालें, तीसरा है फल और सब्जियां, चौथा है दूध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स चौथा। ठीक है, दूध। दूध जो है वो आहारी फाइबर नहीं प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? ठीक है, इनमें से प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? पहला है मटर, दूसरा है चना, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है पनीर। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, पनीर जो है वो प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? ठीक है, दूसरों से भिन्न है पनीर। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है? इसमें से हमें क्या खोजना है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में मौजूद नहीं है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है विटामिन टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का दूसरा, विटामिन सी है जो भाई वो दूध में नहीं मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम धीरे धीरे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। तो गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। उपयुक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? इसमें से कौन सा ऊर्जा देता है? तो माय डियर फ्रेंड्स 12वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और, ठीक है, पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और घी। गेहूं और घी जो है वो क्या है? ये करते हैं जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अल्पता वाले बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, दूसरा है ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, तीसरा है इन्हें संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, और चौथा है संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 13 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है,
कथनों में कौन सी जोड़ी कमी में होने वाली बीमारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो 14 का 13 का राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स तीसरा। तो दूसरा और चौथा क्या क्या है, आइए इसको देखते हैं। दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा कौन कौन सा है? दूसरा चौथा मतलब ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, बिल्कुल। वहीं इन्हें संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका भी जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। तो भाई कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, ये दिया गया है। तो पहला है, एक परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें, उसमें पानी का 10 बूंद डालें और हिलाएं। दूसरा है, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लें। तीसरा है, परख नली में कास्टिक सोडा घोल की 10 बूंद डालें और अच्छी तरह हिलाएं। चौथा है, इसमें कॉपर सल्फेट घोल की 2 बूंदें मिलाएं। तो इसमें से क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का सही क्रम है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। तो दूसरा पहले कौन सा आएगा? पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। ठीक है, पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? पहला है दूध, दूसरा है पानी, तीसरा है संतरे का रस, चौथा है टमाटर का सूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जो पानी है वो कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अध्याय 3 पे। ठीक है, तो अध्याय 3 हमारा क्या है? जो चैप्टर नंबर 3 है माय डियर फ्रेंड्स, वो है रेशे का कपड़ा, रेशा का से कपड़ा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम बारी बारी से कवर करेंगे। पहली, अपनी सहेली को पौधे के रेशों से बना एक उपहार देना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनोगी? पहला है जूट का बैग, दूसरा है ऊनी शॉल, तीसरा है रेशम साड़ी, चौथा है नायलॉन दुपट्टा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जूट बैग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइए इसको देखते हैं अच्छे से। तो कौन सा कथन गलत है? पहला है, चरखे के उपयोग को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। दूसरा है, भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे का सूत बदला जाता है। चौथा है, सूफी संत कबीर एक बुनकर थे। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कौन सा गलत कथन है? कथन गलत है, तो ये गलत है। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ये कथन गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो भाई प्राचीन लोग में कपड़े बनाने के लिए लोग किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो आइए इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आंसर पे। तो इसमें है पेड़ों की पत्तियां, समाचार पत्र, धातु की पन्नियां, चौथा है जानवरों की खाल और फर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे का चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ों की पत्तियां। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल और फर यूज करते थे पहले के जमाने में, प्राचीन समय में कपड़े बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए माय डियर फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है कपास, दूसरा है जूट, तीसरा है नायलॉन, चौथा है सन। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, जो नायलॉन है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? तो फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के समूह का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला है रेशम रसायन, दूसरा है याक के बाल, ऊंट के बाल, तीसरा है भूसी हड्डियां, चौथा है सन और ऊन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, भूसी और हड्डियां जो है वो फाइबर बनाने के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो छूने में चिकना था, उसका रंग और चमक चटक थी, कपड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा कपड़ा हो सकता है?
तो ऑप्शन ए है कपास का, दूसरा है ऊन का, तीसरा है रेशम का, चौथा है जूट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का तीसरा, बिल्कुल रेशम का कपड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जूट पौधे के किस भाग का उपयोग जूट रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जूट का जो पौधा है भाई, वो किस भाग का प्रयोग होता है रेशा प्राप्त करने के लिए? पहला है फूल, दूसरा है तना, तीसरा है फल, चौथा है पत्ता। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, तना जो है यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम धीरे धीरे। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत किससे बुना जाता है? पहला है चरखा, दूसरा है कताई मशीनें, तीसरा है करघे, चौथा है बुनाई सुई। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, करघे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बीरा एक किसान है, उनके खेत की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो भाई जो बीरा है वो किसान है और उनके खेत की जो मिट्टी है वो काली है और जलवायु से गर्म है, वहां पर जलवायु गर्म है, तो उसे अपने खेत में कौन सा रेशे वाला पौधा उगाना चाहिए? पहला है जूट, दूसरा है कपास, तीसरा है नारियल, चौथा है ऊन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल कपास वाले पौधे उसको उगाने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है, तो इसमें से कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम कैसे? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीपीएससी में। ठीक है, तो कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है, पहला है फाइबर कपड़ा धागा, दूसरा है फाइबर सूत कपड़ा, तीसरा है कपड़ा धागा फाइबर, चौथा है सूत फाइबर कपड़ा। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, फाइबर सूत कपड़ा, फाइबर सूत और कपड़ा जो है ये कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। बूझो घर पर ही रेशे से सूत बनाना चाहता है। ठीक है, कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो भाई घर पे ही सूत बनाना है तो इस कार्य का उपयोग करने के लिए कैसे करेगा? वो बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या दिया गया इसमें? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पावर लूम दिया गया है, हथकरघा दिया गया, चरखा दिया गया, बुनाई सुई दिया गया। तो इसका राइट आंसर चरखा हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। हमने इसमें लगभग जो क्लास तो चौथे चैप्टर पे आ गए हम लोग। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी के 4th चैप्टर पे वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाना है टॉपिक का नाम, चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए इनमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें टोटल आपको इनमें से निम्नलिखित सामग्रियां प्रदान की जाती हैं। पहला है आवर्धक लेंस, दूसरा है दर्पण, तीसरा है स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का गिलास। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। आप उपरोक्त में से किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? तो इसमें से पारदर्शी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पारदर्शी कौन सा है? तो पहला और चौथा आवर्धक लेंस है और कांच का गिलास जो है वो क्या है? वो पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्री थी। तो बूझो एक थैला मिला तो जिसमें निम्नलिखित सामग्री थी। दर्पण था, तेल से सना कागज था, चुंबक था, कांच का चश्मा था। बूझो को उस सामग्री का पता लगाने में मदद करे जो अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी है, तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा मतलब दर्पण और चुंबक जो है वो अपारदर्शी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली को एक पारभासी सामग्री सौंपने के लिए कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी? तो कक्षा में भाई एक गतिविधि कराते समय एक शिक्षक कहते हैं पारभासी सामग्री देते हैं, तो उसमें से देखिए शिक्षक कौन देगी? तो कांच का गिलास दिया, दर्पण दिया, मलमल का कपड़ा दिया, एल्युमिनियम पन्नी दी। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, मलमल का कपड़ा जो होगा वो क्या होगी? पारभासी सामग्री होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? तो इसमें से कौन सा ऐसा भाई जोड़ा है जो पानी में आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें से पहला क्या है? पहला है सूती धागा, थर्माकोल, दूसरा है पंख प्लास्टिक की गेंद, तीसरा है पिन तेल की बूंदें, चौथा है रबर बैंड सिक्का। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पंख और प्लास्टिक की गेंद। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सेफ्टी पिन जो है उसका बनाने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लकड़ी की कांच, दूसरा है प्लास्टिक और कांच, तीसरा है चमड़ा और प्लास्टिक, चौथा है स्टील और प्लास्टिक। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, स्टील और प्लास्टिक। क्या? स्टील और प्लास्टिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो चमकदार नहीं है? तो पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लकड़ी, चौथा है हीरा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, जो लकड़ी है वो चमकदार पदार्थ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से सत्य नहीं? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो पहला है सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है, दूसरा है सामग्रियों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, तीसरा है सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया है, चौथा है सामग्रियों को उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जो है वो असत्य है, ठीक है, कि सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से बेजोड़ का पता लगाना है। बेजोड़ का पता लगाना है तवा, कुदाल, और तीसरा है प्रेशर कुकर, चौथा है इरेजर। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, इरेजर जो है वो बेजोड़ है। अब क्वेश्चन नंबर 17 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, कार के फ्रंट ग्लास जो विंडो स्क्रीन होती है, विंडो स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो भाई कार का फ्रंट ग्लास होता है उस किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है? तो पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी, चौथा उपयुक्त सभी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, पारदर्शी ग्लास का उपयोग होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें है टोटल 17 क्वेश्चन। इस एक जो क्लास 6 to 6 की एनसीईआरटी, इसमें लगभग 15 चैप्टर हैं। तो 3 वीडियो बना के मैं एक वीडियो में 5 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो 3 वीडियो में ये 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है? तो इसमें से कौन सी पदार्थों का पृथक्करण करने की विधि है? तो ऑप्शन पहला क्या है? निष्पावन है, दूसरा है अवसादन, तीसरा है निस्तारण, इनमें से सभी। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा क्या? चौथा, इनमें से सभी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आवाज नहीं आ रही होगी आपको, तो अब सही हो गया आवाज। अनाज से पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से होता है? तो जो अनाज है भाई, वहां से पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से होता है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? निस्तारण है, दूसरा हस्तचयन, तीसरा निस्पंदन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, हस्तचयन, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, रेत एवं जल के मिश्रण से, जो रेत है एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो रेत एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पहला निस्तारण, दूसरा निस्पंदन, तीसरा है चालन, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का पहला, ठीक है, निस्तारण विधि से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, द्रव तथा अविलेय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? तो जो द्रव है और अविलेय पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? तो पहला निस्तारण, दूसरा है चालन, तीसरा है निस्पंदन, चौथा है हस्तचयन। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है, निस्पंदन। अब आगे चलते हैं, पांचवा, वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का विलयन कहलाता है। तो ऑप्शन 1 है अति संतृप्त, दूसरा है संतृप्त, तीसरा है असंतृप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है, संतृप्त। अब आगे चलते हैं, किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाने से क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, नहीं बताया जा सकता। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है, बढ़ती है। किसी ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव में तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? तो जो द्रव में घुले ठोस को, जो ठोस पदार्थ है उसको पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? तो पहला है स्पंदन, दूसरा निस्तारण, तीसरा है वाष्पन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, वाष्पन, ठीक है, क्या हो जाएगा? वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, पहेली ने कुछ सब्जियों जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर एक थैले में खरीद लिया है। उन्हें अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला है विनोइंग, दूसरा है छानना, तीसरा है थ्रेशिंग, चौथा है हाथ से चुनना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, हाथ से चुन के वो अलग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम, बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। मधुमेह से पीड़ित है, उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी।
ठीक है, अब आगे चल। अब करने के लिए बूझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला है निष्पंदन, दूसरा है निस्सारण, तीसरा है मंथन, चौथा है विनोइंग। तो इस 9th का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, मंथन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके भाई कौन से मिश्रण को कैसे अलग कर पाएंगे? पहला पानी में तेल, दूसरा है दूध में कॉर्नफ्लेक्स, तीसरा है पानी में नमक, चौथा है दूध में चीनी। तो इस 10वें का राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, दूध में कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम लोग कि ठंडलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला इसका राइट आंसर है हाथ से चुनना, दूसरा है विनोइंग, तीसरा है छानना, चौथा है थ्रेशिंग। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगी? थ्रेशिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, राजमा और चना का मिश्रण, दालें और चावल, चावल के टुकड़े और मक्का, चौथा है आलू वेफर्स और बिस्किट। तो इनमें से किस विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, चौथा क्या है? तीसरा और चौथा, चावल के टुकड़े और मक्का और आलू वेफर्स और बिस्कुट को किससे अलग? विनोइंग के विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो चपाती बना रही थी भाई, तो उसमें देखा कि उसमें आटे में क्या था? गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो पहला है थ्रेशिंग, दूसरा है छानना, तीसरा है विनोइंग, चौथा है निष्पंदन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, छानने की विधि से इसको हम अलग कर सकते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपने घर पर मक्खन और मलाई से घी बनाते हुए देखा होगा। घी की अवशेष अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल भाई, घी को कैसे अलग किया जाता है? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा निस्सारण, तीसरा निष्पंदन, चौथा है मंथन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, निस्सारण विधि से हम इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा निस्सारण और निष्पंदन विधि दोनों से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे अब आ गए माय डियर फ्रेंड्स। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। तो एक शिक्षक है भाई, एक गतिविधि करती रहती है, उसमें आधे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोल लिया। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? पहला है निस्सारण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है अवसादन, चौथा है संघनन। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्या वाष्पीकरण से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, 16 है, गर्मियों के दौरान बूझो और अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वह अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो आइए देखते हैं। पहला उबालना और संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण और संतृप्ति, तीसरा है वाष्पीकरण और संघनन, चौथा है संक्षेपण और संतृप्ति। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, वाष्पीकरण और संघनन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया इस टॉपिक का, आइए देखते हैं। पहली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहली ने गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी और बूझो से पूछा गया कि ये पानी की बूंदें कैसे बनी? निम्नलिखित में से बूझो को उत्तर क्या होना चाहिए? गिलास से पानी का वाष्पीकरण, गिलास से रिसने वाला पानी, तीसरा है वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण, चौथा है वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया 1 2 3 4 5 साइंस का जो है हमारा चैप्टर है। ठीक है, साइंस 6 to 8 अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 to 5 कक्षा 6 क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो टोटल जो क्लास 6 में 15 चैप्टर हैं, तो 5-5 चैप्टर मैं एक वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और पूरे लगभग 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, क्लास 6 की, फिर 7th की, फिर से 8th की। ठीक है, तो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका सपोर्ट मैटर करेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें करा सकूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।